हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और क्लास 12th की हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी का जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8 होता है वो आपका आता है गद्यांश प्लस पद्यांश से रिलेटेड, और जो कि आपका दोनों होता है संस्कृत का, और वो आपको मिलते हैं इसके लिए आपको 14 नंबर। यानी कि संस्कृत का गद्यांश का हल करने के लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं, और साथ में पद्यांश जिसमें आपके श्लोक आते हैं अधिकतर, उसको हल करने के लिए आपको यहाँ पर 7 नंबर मिलते हैं। टोटल आपका 14 नंबर का ये टॉपिक होता है। तो संस्कृत के गद्यांश प्लस पद्यांश में कौन सा आपको गद्यांश तैयार करना चाहिए, कौन सा आपको श्लोक तैयार करना चाहिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में वो डेफिनेटली आ जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में गद्यांश मैं आपको यहाँ पर 5 बताने वाला हूँ। यदि आप पांचों गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो यहाँ पर संस्कृत में से जो गद्यांश का टॉपिक होगा आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। दो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको हिंदी वाला सेक्शन जो है उसमें जाकर के आप उस वीडियो को देख भी सकते हो। उसके बाद पद्यांश यानी कि श्लोक की जब हम लोग बात करेंगे तो श्लोक में मैं आपको 8 से 10 श्लोक ऐसे इंपॉर्टेंट श्लोक बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे उन्हीं में से, और वो आप लोग आराम से करके आ जाओगे। अब यहाँ पर संस्कृत गद्यांश भी आपका 2 आता है, 2 में से आपको एक करना होता है। तो 5 जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप पांचों को पढ़कर जाते हो तो कोई एक ना एक जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, और जब वो मिल जाएगा तो वही आप कर दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और श्लोक में भी आपका इसी प्रकार से 2 श्लोक आएंगे। एक आपको करना होगा जो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा ही, जब श्लोक का टॉपिक आएगा। उससे पहले हम लोग गद्यांश का जो 3 गद्यांश आपके बचे हुए थे उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। 2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पेज में जाकर के देख सकते हो। साथ ही में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरे गद्यांश की ओर बढ़ाते हैं कि संस्कृत का तीसरा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। आइए इसको देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो 2 गद्यांश हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आज आपका तीसरा ये रहने वाला है। तीसरा गद्यांश कौन सा है आइए देखते हैं। तीसरा आपका इसमें गद्यांश है ये वाला, ठीक है। आप पढ़ोगे इसमें क्या है, धनोदयम भारत देशा यत्र समूल सती जनमान सपावनी और भव्य भावोद भाविनी शब्द संदोह प्रस्वनी सूर भारती विद्यमानेषु निखिलेषु वाड्मेषु अस्या वाड्मयम् सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते इमेव भाषा संस्कृत नाम्नपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारते इतिहास ग्रंथा चारो चतुर्वेदा सर्वा उपनिषद अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्मेव भाषाया लिखितानि सन्ति। इमेव भाषा सर्वा सार्मार्थ भाषाणा जननीति मन्यते विद्भिः। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्या है, गद्यांश है। अब इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको इसमें बताना है इसका संदर्भ। संदर्भ को बताने के लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर, 2 नंबर, और अनुवाद को करने के लिए इसका आपको मिलेंगे 5 नंबर। टोटल आपका 7 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तभी आप 2 नंबर पक्के कर सकते हो संदर्भ में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर किन चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ पर भाषा की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप जब गद्यांश पढ़ोगे तो इसमें भाषा की बात हो रही है, रामायण महाभारत की बात हो रही है, संस्कृत भाषा की बात हो रही है। तो आप समझ जाओगे कि आपका ये संस्कृत भाषा महत्वम चैप्टर से लिया गया है। इस प्रकार से आपको ट्रिक अपनानी है। तो आप लोग संदर्भ में यही चीज लिखोगे इसमें कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से इसके लिए आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो संस्कृत दिग्दर्शिका है और संस्कृत भाषाया महत्वम है, इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा अपनी कॉपी में, बहुत अच्छा लगेगा। जब एग्जाम में देने जाओगे आप लोग तो वहाँ पर ब्लैक पेन से आपको करना है। अब आपको ये वाला जो पूरा आपने पढ़ा है, जैसे कि धनोदयम भारत देशा यत्र समुलसती जनमान सपावनी, इस प्रकार से जो आपका पूरा पढ़ा है आपने, इसका आपको अनुवाद यहाँ पर लिखना है। तो अनुवाद ये आप पूरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको अनुवाद बता देता हूँ, क्योंकि ये अनुवाद आपको समझना पड़ेगा। समझोगे तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझोगे भी और साथ ही में 2-3 बार पढ़ोगे, याद करोगे, तब आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 5 तैयार करने हैं, मैं 5 बता रहा हूँ, 5 को तैयार करके आप आराम से जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो 5 तैयार करने हैं तो 5 आप लोग अच्छे तरह से तैयार कर लो ना, उसको क्यों आप बीच में छोड़ो। तो इसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर क्या है इसका अनुवाद, अनुवाद में आप बताएंगे
कि यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समस्त वर्तमान जो आपके साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है, और यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा से लिखे गए हैं। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा वाला जो आपका इसमें गद्यांश था कंप्लीट हो गया है, समझ लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इसमें गद्यांश हो जाता है जो कि आपका इस चैप्टर से अलग है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी गद्यांश करे हैं वो सभी आपके संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से हैं, लेकिन अब आपके आगे के चैप्टर के इसमें दिए गए हैं। तो संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग बहुत सारे मतलब कि लगभग हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी में से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या आगे वाला। आगे इसमें क्या है, अगला इसमें गद्यांश जो है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस पेज को, यहाँ पर आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आपका चौथा जो गद्यांश है वो आपका है, याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी प्रतु कामाय पति पित्रो भवति आत्मनस्तु वे कमाय पति प्रियो भवति न वा अरे जयाया कमाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वे कमाय जाया प्रिया भवति और न वा अरे पुत्रस्त वितत चा कमाय पुत्रोवित वा पितृ भवति आत्मनस्तु वे कमाय पुत्रोवित्र वा प्रिय भवति न वा अरे सर्वस्व कमाए सर्वप्रिय भवति आत्मनस्तु वे कमाए सर्वप्रिय भवति। इस प्रकार से आपका ये क्या है, चौथा वाला गद्यांश है। अब इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या मतलब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है इस वाले का, इसका नाम क्या है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, क्या है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो यहाँ पर आप लोग इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, आत्मनस्तु से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आत्मज्ञ से जोड़ करके इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सर्वस्व से सर्वज्ञ का आइडिया लगा सकते हो। तो इस प्रकार से ये ट्रिक, दो तीन चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। इसको ट्रिक के माध्यम से आप ले सकते हो। जैसे कि सर्वस्व दिया गया है तो सर्वज्ञ समझ लो, और यहाँ पर आत्मनस्तु दिया गया तो आत्मज्ञ समझ लो। यानी कि ये चैप्टर का नाम आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि ये आपका इससे हो सकता है। तो संदर्भ में लिखोगे आप लोग, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है, और फिर आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अगला अब इसमें क्या है, इसमें आपको अब अनुवाद करना है। तो अनुवाद कैसे करना है आइए समझते हैं। ठीक है, तो अनुवाद में आप बताएंगे इसमें कि याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता। यानी कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए जो नारी है वो पति को प्रिय नहीं होती है, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है, अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती अथवा प्रेम करती है, ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति जो है पति को प्रेम, पत्नी प्रिय नहीं होती है, मतलब कि प्रिय होती है। यानी कि जो आपका यहाँ पर है कि ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। ठीक है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो आपका पत्नी होती है वो प्रिय होती है। इस प्रकार से आपका हो गया। ना ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होता, मतलब प्रिय होता ही है, अपनी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। यानी कि ना अपनी, कह सकते हो कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए आपका पति प्रिय होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रिय होता है। यानी कि सब कुछ अपने ही इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ प्रिय होता है, यानी कि अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। आशय यह है कि मनुष्य जो भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं अपितु अपने सुख के लिए, अपनी ही आत्मा तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं, केवल अपने को ही सुख देना है। यानी कि मनुष्य का जो एकमात्र लक्ष्य है कि वो अपने आप को सुख देता है। यानी कि पत्नी अगर उसको प्रिय है तो वो पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं प्रिय है, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है। अगर पत्नी को पति प्रिय है तो वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मतलब कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं प्रिय, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है। उसी प्रकार से जैसे अगर कोई माता है या फिर कह सकते हो पिता है, तो उसको जो पुत्र प्रिय है
वो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं प्रिय है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है। यानी कहने का मतलब यही है कि संसार में जो भी मनुष्य हैं वो अपनी इस संसार में जो भी कामना करते हैं वो दूसरों की सुख के लिए नहीं करते हैं, अपने सुख के लिए कामना करते हैं, ठीक है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे की सुख को देना नहीं है, केवल अपने को ही सुख देना है। इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र आदि प्रिय होते हैं। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। अब ये वाला जो गद्यांश है अभी का कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और पांचवें गद्यांश को देखते हैं, जो कि संस्कृत का लास्ट गद्यांश मैं आपको बताऊंगा। और ये यदि पांचों तैयार करके जाते हो तो बहुत ही ज्यादा संभावना है कि इसी में से आपको जरूर देखने को मिलेगा, आराम से नंबर आप उठाओगे। तो यहाँ पर जो आपका अगला गद्यांश है वो आपका एक अलग चैप्टर से है। अब वो कैसे आप लोग पता लगाओगे कि ये किस चैप्टर से है, वो भी मैं आपको इस गद्यांश को पढ़ते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिया गया यहाँ पर, हिंदी संस्कृता लाग भाषायु अस्य सामान अधिकारा आसीत। हिंदी हिंदू हिंदू स्थानानामुत्थानाय अर निरंतर प्रयत्न करोत्। शिक्षायो देशे समाजे च नवीने प्रकाशे उदेति। अतः श्रीमानवीया वाराणसी काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनाकरोत्। अस्य निर्माणाय जनान् धनम् अयाचत। जनाश्च महस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूत धनमस्मै प्रयच्छन्। तेन निर्मितादय विशाला विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिरिव विभूति। साधारण स्थितिकोऽपि जना महतोत्साहेन मनस्विता पौरुषेण च असाधारणमपि कार्य कुचुत्थम् इति इत्युदर्शता मनीषु धन्य मालवीया एतदमेव जनास्त महामना इत्युपाधिना अभिधातु मारब्धवंता। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। अब इसमें आपको क्या बताना है, सबसे पहले संदर्भ बताना है। तो संदर्भ का पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, जब इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर दिया गया है श्री मालवीया। श्री मालवीया का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग समझोगे कि ये जो श्री मालवीया लिखा है इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखो संस्कृत भी लिखा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये संस्कृत भाषा या मातृम चैप्टर से लिया गया है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है तो आपको समझना पड़ेगा कि श्री मालवीया लिखा है यहाँ पर, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है, डायरेक्ट जल्दबाजी मत कर देना। तो यहाँ पर श्री मालवीया लिखा है तो यहाँ पर आप लोग आइडिया लगा लोगे कि आपका ये महामना मालवीया चैप्टर से लिया गया है। तो संदर्भ में आप यही बताओगे, प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीया पाठ से अवतरित है। अनुवाद में आप बताओगे, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया। उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखला दिया कि सामान्य स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्यों ने उनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से जो आपका हिंदी में जो संस्कृत गद्यांश का टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 5 मैं आपको बताने वाला था, 5 मैंने बता दिए हैं। पांचों को तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा संभावना कि इसी में से देखने को मिल जाएंगे, 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग श्लोकों के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट श्लोक हैं कौन कौन से हैं वो पूरा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।